हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। हंगामा हुआ है। वसीम रिजवी नाम के एक आदमी ने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया है कि कुरान से 26 आयात या वर्सेस हटा दी जाएं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर की जाएं, लॉ बना दिया जाए उन पे और वो लॉ उन वर्सेस को डिलीट कर दे, वाइट पेपर आ जाए। तरह तरह की रेमेडीज मांगी गई हैं। मैं समझता हूं कि भारत के नागरिक होने के नाते वसीम रिजवी को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, वो कुछ भी कह सकते हैं। उनको फ्रीडम ऑफ थॉट है, वो जो सोचना चाहें कुरान के बारे में सोचने के लिए फ्री हैं। उन्हें फ्रीडम टू डिसेंट है, शिया डॉक्ट्रिन से, सुन्नी डॉक्ट्रिन से, किसी भी धर्म से डिसेंट कर सकते हैं, आज़ादी है। वो के विदेशी ऑर्गेनाइजेशंस कह रहे हैं कि भारत अब पार्टली फ्री है या ऑटोक्रेसी हो गई है, लेकिन मैं समझता हूं भारत आज़ाद है तो इन्हें आज़ादी है। मेरी अपील है जनता से कि इमोशंस को कंट्रोल में रखें, बुरा भला ना कहें वसीम रिजवी को। देश का कानून जो है उसमें किस तरीके से इस तरह की पेटिशंस डील की जाती हैं वो मैं आपको बताऊंगा, और मैं आपको थियोलॉजी में नहीं ले जाऊंगा। अगर ये पेटिशन सुप्रीम कोर्ट एडमिट करती है तब वो एक लीगल प्रश्न बन जाएगा और फिर हम उन वर्सेस के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन आज मैं बात सिर्फ लॉ की करूंगा। वसीम रिजवी का बड़ा इतिहास रहा है। कई केसेस अब उनके खिलाफ हो गए हैं। हैदराबाद में हो गया है 153A के तहत नफरत फैलाने का। किसी ने उनके ऊपर इनाम भी लगा दिया 11 लाख रुपए का। यह बात बहुत गलत है, मैं बिल्कुल इसको पसंद नहीं करता। जनवरी 2019 में इन्होंने प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखा था कि सारे मदरसे बंद किए जाएं, ये ISIS की आइडियोलॉजी फैलाते हैं। आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान के मुसलमान जो हैं वो ISIS के सपोर्टर उस आइडियोलॉजी के 15 साल में बन जाएंगे। अच्छी सेफोलॉजी कर लेते हैं, लेकिन मसला यह है कि बीजेपी सरकार के गृह राज्य मंत्री कृष्ण रेड्डी ने अभी 8 मार्च 2021 को कहा है कि जो भारत में टेररिज्म है वो होम ग्रोन नहीं है, वो बाहर से है, और बाहर के टेररिज्म को हमारी सुप्रीम कोर्ट में जाने से कितना कम करवा सकते हैं वसीम, मुझे नहीं मालूम। फिर इन्होंने 2019 में यह कहा कि अगर मोदी जी चुनाव नहीं जीते तो फिर ये अयोध्या में जो राम टेम्पल है उसके सामने खुदकशी कर लेंगे, आत्महत्या कर लेंगे। भगवान राम को भी डरा रहे थे कि अगर तुमने इन्हें नहीं जताया तो देख लेंगे। वो खैर जीत गए मोदी जी। 2019 में इनके ऊपर शरद शुक्ला ने केस किया क्योंकि इन्होंने सेक्सिस्ट रिमार्क किए थे प्रियंका गांधी के बारे में। इससे इनके मेंटल स्टेट के बारे में आप अंदाजा लगा सकते हैं। शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैनशिप से हटा दिए गए, और अब आपको मैं बहुत बड़ा फैक्ट दे रहा हूं, यह आगे काम आने वाला है इस केस में। नवंबर 2020 में CBI ने इनके ऊपर केस दायर किए इलीगल सेल एंड परचेज ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज। ये आदमी वक्फ बोर्ड का चेयरमैन है और वक्फ प्रॉपर्टीज की खुर्द बुर्द में शामिल है। योगी आदित्यनाथ ने ऑर्डर किया कि CBI इस केस को टेकअप करे अक्टूबर 2019 में, और 1 साल बाद CBI ने इनके ऊपर 2 FIR कर दी। और ये जो FIR हुई हैं, ये FIR एक पुरानी थी, मार्च 27, 2017 की हजरतगंज में। एक प्रतापगढ़ की FIR थी अगस्त 8, 2016 की। और अब जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, बीजेपी गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट है, ये बहुत चमचागिरी करते हैं बीजेपी की, उन्होंने परमिशन दी, सैंक्शन दी कि CBI इस केस में प्रोसिक्यूशन करे और आगे बढ़े। और मैं बीजेपी के बारे में न्यूज दे दूं, कश्मीर की बीजेपी यूनिट ने कंडेम किया इनको। मंजूर भट्ट साहब ने कहा कि हम कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं, पुलिस के पास जा रहे हैं इस केस में। तो ये जरा सा जो इनकी बैकग्राउंड है वो याद रखें, क्योंकि PIL में जो क्रेडेंशियल्स पेटिशनर के हैं वो बहुत सेंट्रल है। मैं अभी आपको सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट उसमें बताने वाला हूं।
तो अब आइए, सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि ये PIL कौन फाइल कर सकता है। देखिए, पहले लॉ ये था कि जिसका राइट वायलेट हो वो केस फाइल कर सकता था, लोकस कहते थे उसको। अब राइट नहीं देखा जाता, बल्कि ये देखा जाता है हुज राइट हैज बीन वायलेटेड। तो किसी और के राइट की वायलेशन पर आप कोर्ट जा सकते हैं, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट के बहुत से जजमेंट्स हैं, कुछ जजमेंट्स का मैं जिक्र करूंगा, कुछ लॉ इतना सेटल्ड है कि आपको बता दे रहा हूं। सबसे पहली चीज ये देखी जाएगी कि जो PIL फाइल हुई है, क्या वो पब्लिक इंटरेस्ट में है और प्राइवेट इंटरेस्ट में नहीं है। ये आदमी जिस पे CBI के केसेस चल रहे हैं, क्या ये अपने बचाने के लिए, हिंदुत्व की सपोर्ट और सिंपैथी लेने के लिए, चीप पब्लिसिटी लेने के लिए, मीडिया में कवरेज पाने के लिए कोर्ट गया है? यह पहला प्रश्न सुप्रीम कोर्ट को देखना पड़ेगा इस केस की पहली हियरिंग। दूसरे, सुप्रीम कोर्ट यह देखती है सस्पेक्ट क्रेडेंशियल्स के बाद कि क्या क्रेडेंशियल्स कैसे हैं पेटिशनर के, कि क्या ये जो PIL की प्रोसेस है उसका एब्यूज हो रहा है। कई जजमेंट्स हैं, लॉ कमीशंस की रिपोर्ट्स हैं, बिल इंट्रोड्यूस हुए हैं पार्लियामेंट में 1994, 1996 पे कि PILs को कैसे रेगुलेट किया जाए कि वो एब्यूज ना करें प्रोसेस। सुप्रीम कोर्ट ये देखेगी कि क्या कॉरपोरेट राइवलरी में, पॉलिटिकल एडवांटेज लेने के लिए, पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, पब्लिसिटी के लिए PIL फाइल हुई है। लॉ क्या है कि अगर ऐसी PIL फाइल हुई है, ये डेंजरस है, अनडेमोक्रेटिक है, मिसयूज एंड अब्यूज ऑफ कोर्ट्स। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया AS आनंद ने होल्ड किया, मैं पढ़ रहा हूं, care has to be taken to see that PIL essentially remains PIL, public interest litigation, and is not allowed to degenerate into becoming political interest litigation or private inquisitiveness litigation। यह पहला प्रश्न होगा कोर्ट के सामने में। कुरान में है या नहीं है वो तो बहुत बात की बात है, पहले यह पेटिशन की एडमिशन स्टेज पे यह प्रश्न उठेगा। क्या वो प्रश्न होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट को सबसे पहले देखने पड़ते हैं? सीरियसनेस ऑफ पेटिशनर। कोई हल्का आदमी है या कोई भारी भरकम आदमी है, सीजन्ड कैंपेनर है, एक्टिविस्ट है, लोगों के राइट्स के लिए कुर्बानियां देता रहा है। कोर्ट पूछेगी मोटिव क्या है पेटिशनर का। कुरान पे पाबंदी लगा दी जाए, 26 आयत हटा दी जाए, भारत की कोर्ट ने हटा दिया, तो जो भारत में लाखों कुरान के हाफिज हैं, जिन्हें ज़बानी कुरान याद है, उनके दिलों से कौन सी कोर्ट हटाएगी उन 26 आयतों को? कौन सी पावर किसी के पास है कि किसी की मेमोरी इरेज कर दे, और इतनी सेलेक्टिव मेमोरी इरेज कर दे? और विश्व में जाएं तो करोड़ों हाफिज हैं, विश्व में इतने देशों में कुरान छपता है, उन सब पे कौन सी पावर से हमारी सुप्रीम कोर्ट डिलीट कराएगी इन आयात को? क्या कुरान का एक इंडियन एडिशन होगा? शायद वसीम ये चाहते हैं, लेकिन ये शायद प्रैक्टिकल नहीं होगा। फिर कोर्ट ये पूछती है कि ये जो पेटिशनर हमारे सामने आया है, इज ही एक्चुअली द चैंपियन ऑफ द कॉज ऑफ पर्सन्स और ग्रुप ही इज रिप्रेजेंटिंग? क्या ये मुसलमानों के कॉजेस के चैंपियन रहे हैं? आपके सामने है किस तरीके के स्टेटमेंट्स इनके पहले रहे हैं, कैसे स्टेटमेंट्स इनके खिलाफ शिया आलिमों के आ रहे हैं, जिन्होंने इन्हें कंप्लीटली डिसोन कर दिया। फिर देखिए कोर्ट ने कहा है, PIL के बारे में पढ़ रहा हूं, अ वेक्सटीशियस लिटिगेशन अंडर द कलर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ब्रॉट बिफोर कोर्ट for vindicating any personal grievance deserves
रिजेक्शन एट द थ्रेशहोल्ड, यानी कोई अफसोसनाक, संताप देने वाला कोई ऐसा लिटिगेशन जो सिर्फ रेस्पोंडेंट को हैरेस करने के लिए किया गया है, उसको थ्रेशहोल्ड पे रिजेक्ट किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन किया है कि पीआईएल में जो आ रहा है वो ही विल कम नॉट ओनली विथ क्लीन हैंड्स बट क्लीन हार्ट, ये देखा जाएगा। अभी स्क्रूटनी कुरान की बाद में होगी, पहले वसीम रिजवी की स्क्रूटनी होगी। जस्टिस अरिजीत पसायत ने कई जजमेंट्स दिए। अशोक कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का जजमेंट याद आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया कि सुप्रीम कोर्ट को सेटिस्फाई करना होगा अबाउट द क्रेडेंशियल्स ऑफ एप्लीकेंट, प्राइमा फेसाई करेक्टनेस और नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बाय हिम। अभी बात करेंगे जो इन्होंने इंफॉर्मेशन दी। द इंफॉर्मेशन मस्ट नॉट बी वेग, द इंफॉर्मेशन शुड शो ग्रेविटी एंड सीरियसनेस। छक्के मार दिए हैं कि कुरान की वजह से पूरी दुनिया में आतंकवाद फैल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन किया, नोबडी शुड बी अलाउड टू इंडल्ज इन वाइल्ड एंड रेकलेस एलिगेशंस अबाउट द कैरेक्टर ऑफ अदर्स। यहां एक दो के कैरेक्टर की बात नहीं है, 14 करोड़ मुसलमानों के कैरेक्टर की बात है और पूरी दुनिया के अरबों मुसलमानों के कैरेक्टर की बात है। और कोर्ट ने कहा ऐसे केस में जब कोई लिटिगेशन हो, पेनल्टी लगनी चाहिए। सोली सोराब जी वाजपेयी सरकार के अटॉर्नी जनरल थे। 3 रूल्स बताए उन्होंने पीआईएल के। ड्यूबियस पीआईएल थ्रेशहोल्ड पर रिजेक्ट होनी चाहिए विद एग्जेम्पलरी कॉस्ट। एग्जेम्पलरी कॉस्ट लग सकती है इनके ऊपर, जिस तरह की पीआईएल इन्होंने फाइल की। सोशो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स में अगर देर हो चुकी है, डिले हो चुकी है, तो लेचेस की वजह से उसे रिजेक्ट कर देना चाहिए। मैं समझता हूं इसमें रिलीजियस मैटर्स भी इंक्लूड करने चाहिए। 1400 साल का डिले हो गया, 1400 साल बाद आए हैं कि यह गलत कुरान बन गया। और फिर कोर्ट ने कहा कि ये फेक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो फ्री फ्लो ऑफ केसेस है, इसे रोका जाना चाहिए, वरना ये जुडिशियल सिस्टम को डैमेज करता है। तो ये आपके पहले लेवल के क्वेश्चंस होंगे, जिन क्वेश्चंस का जवाब वसीम रिजवी को देना है। अब आ जाइए जो इन्होंने पार्टीज बनाई हैं। पहली पार्टी यूनियन ऑफ इंडिया है, सेक्रेटरी होम अफेयर्स हैं, सेक्रेटरी सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट हैं, सेक्रेटरी लॉ एंड जस्टिस हैं, चेयरमैन ह्यूमन राइट्स कमीशन नंबर 2 पे हैं। और फिर जो लंबी लिस्ट है, तो वो लिस्ट कई पेजेस में जाकर खत्म होती है और 59 पार्टीज बनी। बड़े मजे मजे की पार्टीज बनाई हैं। देख लीजिए आप, चांसलर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का चांसलर का कुरान के गलत कंपाइलेशन से क्या ताल्लुक है? और चांसलर लिया है तो वाइस चांसलर क्यों छोड़ दिया? जामिया मिलिया इस्लामिया का चांसलर और वाइस चांसलर क्यों छोड़ दिए? मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के चांसलर और वाइस चांसलर क्यों छोड़ दिए? जामिया हमदर्द के वाइस चांसलर और चांसलर क्यों छोड़ दिए? चेयरमैन पॉपुलर फ्रंट, और पॉलिटिकल पार्टी है। प्रेसिडेंट MIM, असदुद्दीन ओवैसी का क्या मतलब है कुरान के कंपाइलेशन से? वो क्या कर सकते हैं इसमें? अंजुमन तरक्की उर्दू, उर्दू का इस्लाम से क्या ताल्लुक है? उर्दू कोई इस्लामी लैंग्वेज तो है नहीं, ये तो हिंदुस्तान की लैंग्वेज है, भारत में पैदा हुई। पूरी दुनिया के मुसलमान कहीं उर्दू नहीं बोलते। VC मिल्लत कॉलेज, दुनिया को यह भी नहीं मालूम कॉलेजेस में वाइस चांसलर नहीं होते, यूनिवर्सिटीज में होते हैं। चांसलर मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, जामिया अल बरकात, ये अलीगढ़ में है, अमीन भाई सरबराह हैं,
महरारा के सज्जादा नशीन है। ये सारे के सारे क्या स्टेट हैं आर्टिकल 12 के तहत? रिट ज्यूरिसडिक्शन स्टेट के खिलाफ इन्वोक होता है। ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। और बड़ी अजीब बात है, पर्सनल लॉ बोर्ड 57 नंबर पे आता है, इतने नीचे। मेरे हिसाब से पार्टी नंबर 1 होना चाहिए था अल्लाह ताला। अरे भाई, जिसकी किताब है और ये खुद मान रहे हैं उनकी किताब है, अगर वो इनका यकीन है, बाउंड नहीं है वैसे, तो पहली पार्टी बनाते वसीम रिजवी वर्सेस अल्लाह ताला। क्यों नहीं? हमारे लॉ में भगवान पार्टी हो सकता है। रामलला पार्टी थे, केस जीते हैं बाबरी मस्जिद का। ठीक है, आइडल ज्यूरिस्टिक पर्सन होता है। अच्छा, उन्हें नहीं बनाया था तो इल्जाम है कि साहब वो पहले 3 खलीफाओं ने कुरान के कंपाइलेशन में गलती कर दी, तो उन्हें बना लेते पार्टी। हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान को बना लेते, ऐसी क्या बात है? सुप्रीम कोर्ट अभी हमारे चीफ जस्टिस बोबडे कह चुके हैं कि अनुच्छेद 32 का मिसयूज नहीं होना चाहिए। हैबियस कॉर्पस का मामला था सिद्दीक कप्पन का, उसमें कहा जा रहा है। वसीम रिजवी से यह नहीं कहा जाएगा कि पहले हाई कोर्ट जाओ 226 में। सुप्रीम कोर्ट क्यों आ गए? फिर यह पेटिशन में लिखा हुआ है, अंडर आर्टिकल 32 रेड विद 142 तो पेटिशनर का राइट नहीं है। आर्टिकल 142 तो सुप्रीम कोर्ट की पावर है। 142 के तहत तो रिट नहीं फाइल होती। अगर ये लीगल ड्राफ्टिंग में मैं एग्जामिन करता, गो के बहुत सख्त एग्जामिनर नहीं हूं मैं, बहुत लिबरल एग्जामिनर हूं, मार्क्स बहुत देता हूं, तो शायद 10 में से एक आधी नंबर दे पाता इन्हें बहुत लिबरली। वैसे तो इसमें 10 में से 0 मिलना चाहिए। किस चीज के खिलाफ जाते हैं आप कोर्ट में? लॉ के खिलाफ। आर्टिकल 13 क्लॉज 1 कि कोई भी लॉ जो इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट से, वो नल एंड वॉइड होगा। इन्होंने भी जिक्र किया है, लॉ की डेफिनेशन ली है, उसमें कहा है यूसेज एंड कस्टम लॉ है। अब भैया थोड़ा बहुत पढ़ लिया करें, हम सही आ जाते। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज देख ले, 350 वीडियो हो गए, थोड़ा बहुत लॉ आ जाएगा। बेचारे जिस वकील ने ड्राफ्ट की उसकी भी बेइज्जती हो रही है। कुरान कस्टम है, यूसेज है। पर्सनल लॉ पे तो कितने बड़े बड़े जजमेंट्स हैं। जस्टिस गजेंद्र गटकर का, नरसू अप्पा माली, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा पर्सनल लॉ इज नॉट लॉ विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 13। क्या कुरान लॉ है? हम तो पहले भी ये कहते रहे कि ये अंडरस्टैंडिंग कि कुरान लॉ है, ये गलत है। कुरान ना तो कॉन्स्टिट्यूशन है, ना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ना सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, ना ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। किसी पार्लियामेंट ने कुरान को इनेक्ट नहीं किया। कुरान अपने आप में लॉ नहीं है जिसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कराया जाए, स्ट्राइक डाउन कराया जाए, क्वैश कराया जाए। मैंने पूरा आर्टिकल इसमें इंडियन एक्सप्रेस में लिखा। कुरान एक बुक ऑफ स्टोरीज है, बुक ऑफ स्टोरीज ऑफ सिविलाइजेशन है, स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स है, बुक्स ऑफ प्रिंसिपल्स हैं। कुछ थोड़ा बहुत लॉ से रिलेटेड भी चीजें आई हैं, लेकिन बहुत कम है। कुरान बहुत सी कस्टम्स को खत्म करता है। आप कह रहे हैं वो कस्टम और यूसेज है। जैसे हिंदू लॉ में धर्मा लॉ नहीं है, लॉ से बियॉन्ड है।
न रिलीजन है, धर्म, न लॉ है। ये एक ब्रॉडर कंसेप्ट है जो अंग्रेजों की वोकैबुलरी से बाहर था। कुरान सोर्स ऑफ लॉ है, खुद लॉ नहीं, और सोर्स ऑफ लॉ विद अदर सोर्सेस, हदीस, इजमा। इजमा क्या है? ज्यूरिस्टिक कंसेंसस, कयास, एनालॉजिकल डिडक्शंस, पब्लिक इंटरेस्ट, और बहुत से सोर्सेस हैं, कस्टम भी है, उर्फ। इस्लामिक लॉ में कोई स्टेट लॉ नहीं बनाती, जूरिस्ट लॉ बनाता है, प्राइवेट एंटरप्राइज है। हिंदू लॉ में भी यही है, एक्सपर्ट्स लॉ बनाते हैं। मनु एक एक्सपर्ट थे, उन्होंने लॉ बनाया। याज्ञवल्क्य एक एक्सपर्ट थे, उन्होंने लॉ बनाया। फिर साहब तरह तरह के स्वीपिंग स्टेटमेंट्स, इस्लामिक टेररिज्म, बार बार भारत सरकार की, अमेरिका की यह पोजीशन रही है, आतंकवाद का धर्म नहीं होता, यह हिंदू मुसलमान नहीं होता। म्यांमार में जो बौद्धों ने किया वो भी टेररिज्म था, जो आयरिश रिपब्लिकन आर्मी करती थी वो भी टेररिज्म, इजराइल में जो यहूदी कर रहे हैं वो भी टेररिज्म। हिंदुत्व टेरर ग्रुप्स के भी कुछ मामले सामने आए हैं। व्हाइट टेररिज्म, रेसिज्म की बुनियाद पे उसके बहुत केसेस में बढ़ोतरी हो गई है। अपने बारे में इन्होंने कहा मैं पब्लिक स्पिरिटेड हूं, वक्फ की प्रॉपर्टीज को मैंने कंजर्व किया। अब ये झूठ है, इनके खिलाफ तो सीबीआई इंक्वायरी कर रही है, केस चल रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट में अपनी ही पिटीशन में झूठ बोल रहे हैं, और खुद इन्होंने पैराग्राफ 3 में एक्सेप्ट किया है कि साहब वो मेरे खिलाफ फेक एफआईआर है, लेकिन सीबीआई का जिक्र नहीं किया। फिर इन्होंने क्लेम किया अपनी पिटीशन में कि साहब मैंने थॉरो रिसर्च की है इस सब्जेक्ट पे, और उस नतीजे पे मैं पहुंचा कि ये 26 आयतें जो है इनसे आतंकवाद फैल रहा है। कहां रिसर्च की? पब्लिश कहां हुई? किस जर्नल में पब्लिश हुई है? कोई रिसर्च होती है तो पब्लिश होती है। वो पेपर कहां है जो वसीम रिजवी ने लिखा है? वो किताब कहां है जो वसीम रिजवी ने लिखी? पिटीशन में क्यों नहीं वो एनेक्स की गई? इन्होंने कहा साहब मैंने इमिनेंट क्लैरिक से, मुल्लाओं से बात की, इमिनेंट पीपल से बात की, एडवोकेट से बात की। नाम कहां है उनके? किस किस से बात की? आगे जाके पिटीशन में कह दिया कि 16 जनवरी को मैंने लेटर लिखा था इन लोगों को, इन्होंने उस लेटर पे कोई काम नहीं किया तो मैं सुप्रीम कोर्ट आ गया। फिर आगे जाके जहां पे कहते हैं फैक्ट्स ऑफ द केस, कह देते हैं वो एक्सट्रीम इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्सेस की वजह से मसला है। अरे भाई या तो ये बताओ वर्स गलत है, या ये बताओ इंटरप्रिटेशन गलत है, कुछ क्लैरिटी तो लाओ भैया। दोनों बातें अलग हैं। इंटरप्रिटेशन गलत है ये एक बात है, वर्स गलत है ये दूसरी बात है। फिर जिक्र कर दिया रिट्रीब्यूशन का, हेवनली अवार्ड ऑफ कंपनी ऑफ अपोजिट सेक्स। लग रहा है बिल्कुल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पिकअप करके चीजें पिटीशन में लिख दी। फिर इन्होंने बात की कि साहब कुरान रिवील किया अल्लाह ने। इनको कैसे पता? इनके ऊपर वही आती है। फिर इन्होंने कहा कि साहब इसमें गलतियां हो गई, कंपाइलेशन गलत कर दिया पहले कैलिफ्स ने। ये तो कुरान के खिलाफ चला गया। वो कुरान का खुदा जो कुरान में कह रहा है कि ये कुरान मैंने रिवील किया, मैं इसकी हिफाजत करूंगा, इसे प्रोटेक्ट करूंगा, वो पहले 20 सालों में ही प्रॉफिट के जाने के बाद प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। इतना वीक है वो खुदा।
कि 1400 सालों से एक गलत चीज उसके नाम पे चल रही है और वो उसे रोक नहीं पाया। कैसी बकवास बात है। क्या हुसैन, जिन्होंने अपनी और अपने खानदान वालों की कुर्बानी दे दी करबला के मैदान में, उन्होंने कुरान से आयतें हटा देना मुद्दा बनाया था? क्या अली मुर्तजा ने, जिनको सारे शिया इतना ज्यादा मानते हैं, कुरान से आयतें हटाने पे उनकी लड़ाई हुई? दरअसल बात यह है कि शायद वसीम साहब को कुछ भी इमाम हुसैन की हिस्ट्री के बारे में नहीं मालूम, और यह आगे अभी इनकी पेटिशन से और जाहिर हो जाएगा। फिर दोबारा रिपीटेशन बहुत है, एक ही पैराग्राफ में एक ही बात 3-3 बार कही गई। फिर लिख दिया इन्होंने कि मैंने जूरिस्ट से कंसल्ट किया, क्लरिक से किया, स्कॉलर से किया, प्रोमिनेंट पीपल से। भाई नाम बताओ। अबे इतना बड़ा नाम तो हमारा नहीं, मगर खाकसार से भी कर लेते थोड़ा सा कंसल्ट, हमसे तो नहीं किया। फिर इन्होंने कहा इस्लाम केम इनटू एग्जिस्टेंस 1400 ईयर्स अगो। यह भी गलत है। मुसलमान तो समझते हैं कि आदम जो दीन लाए थे वो भी इस्लाम था, जो मूसा दीन लाए और ईसा दीन लाए और इब्राहिम दीन लाए वो सब इस्लाम था। मुसलमान तो मानते हैं कि 1,14,000 पैगंबर आए और वो सब के सब सही थे। फिर इन्होंने कहा साहब वो बुखारी में लिखा है कि 4 लोग कुरान जानते थे जब प्रॉफिट इस दुनिया से गए, और उसमें से एक को बुलाया गया और साहब उनसे कहा गया ज़ैद बिन थाबित से कि साहब आप कलेक्ट कर लें हेवनली मैसेज। तो ये चाहते हैं वसीम साहब कि जरा क्रॉस एग्जामिन कर लें हजरत अबू बकर और हजरत उमर को कि साहब वो इनको क्यों बुलाया, उन 3 को क्यों नहीं बुलाया। आपके पास पावर है, आप कर लीजिए, बुलाइए उन्हें अदालत में, ले लीजिए उनकी एविडेंस। फिर उन्होंने नीचे पैराग्राफ में लिखा कि हजरत उस्मान के ज़माने में, 4th कैलिफ के ज़माने में, बीबी हफ्सा जिनके पास वो कलेक्शन रखा था उन्हें बुलाया गया, और फिर जैद को बुलाया गया, सेम पर्सन को, और फिर 3-4 लोगों की ने उसकी हेल्प से वो एक कॉपी बन गई, बाकी कॉपियां डिस्ट्रॉय कर दी गई। एविडेंस क्या है कि डिस्प्यूट हुआ था? वो एविडेंस साइट क्यों नहीं की गई? क्या अली ने अपोज किया था? उसकी एविडेंस क्यों नहीं है? स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत है, मदर टंग तक की स्पेलिंग गलत है, रिपीटेशन बहुत है पेटिशन में। अब इन्होंने उसमें फिर ये लिखा कि साहब कुरान में 2 तरह की आयतें हैं, कुछ पॉजिटिव हैं कुछ निगेटिव हैं। वो गॉड जिसने पॉजिटिव आयतें दी वो निगेटिव नहीं दे सकता। कुरान में है नो कंपल्जन इन रिलीजन, मजहब में कोई जबरदस्ती नहीं है। मियां थोड़ा सा लॉ मुझसे पढ़ लीजिए। लॉ का पहला प्रिंसिपल है कि एक रूल होता है और फिर उसके एक्सेप्शंस होते हैं, और कहते हैं कि एक्सेप्शन एक्सप्लेन्स द रूल। रूल क्या है? आर्टिकल 21 कोट भी किया है इन्होंने, नो वन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। आर्टिकल 21 में ही एक्सेप्शन आ गया। किसी की भी जान नहीं ली जाएगी, हर एक को जान का, जीवन का, स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन कानून की प्रोसेस के तहत जान ली जाएगी, सजाए मौत दी जाएगी, जेल में रखा जाएगा। बोलने की आजादी आर्टिकल 19 में है। आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में बहुत से एक्सेप्शन दिए हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होगा, डिफेमेशन नहीं होगा, डिसेंसी होगा, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स नहीं होगा, सॉवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के खिलाफ आप नहीं बोल सकते, ये एक्सेप्शन। तो रूल यकीनन यही है, नो कंपल्जन इन रिलीजन।
रूल यकीनन यही है कि आप किसी को ऊपर जबरदस्ती नहीं करेंगे। रूल यही है कि वायलेंस नहीं होगी। लेकिन कोई एक्सेप्शनल सिचुएशन हो सकती है कि अगर जुल्म हो रहा है तो फिर उस जुल्म के खिलाफ उस जालिम से डील करने के लिए प्रोपोर्शनेट फोर्स का